चलिए आज हम इकोनॉमी में अपनी बजट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको समय दिया था कि आपके बजट के जो लेक्चर हमने बहुत डिटेल में डाले हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लें। अगर जिन लोगों ने हमारे पहले बजट के लेक्चर नहीं सुने हैं वो दोबारा जाकर के हमारी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की प्लेलिस्ट में पहले के सारे बजट के लेक्चर कंप्लीट करें। उसके बाद आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कोरोना वायरस को लेकर के। देखिए, विश्व भर में मानव जाति के ऊपर एक खतरा है, एक नई तरह की बीमारी है, एक नया तरह का वायरस है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं, भय किस बात का है? देखिए, खतरा हमारे सामने आया है, हम इससे निपटेंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि रोज़ दिहाड़ी हम नए नए डाटा इकट्ठा करके नई नई खबरों के स्क्रीनशॉट्स अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे हर जगह पर पोस्ट कर रहे हैं। कितने लोग और बीमार हो गए हैं, कितने लोगों के टेस्ट हैं, कितने लोगों के अब डाटा आएंगे। एक दिन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये बहुत है, लेकिन प्रतिदिन हम अगर इसको पोस्ट करेंगे, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये डाटा तो मेडिकल एजेंसीज के लिए है, ये डाटा तो सरकार के लिए है। जो आम जनमानस है हमारे लिए तो गाइडेंस है, हमारे लिए तो एडवाइजरीज हैं। हम उन एडवाइजरीज का पालन करें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें, हम मास्क पहने, गाड़ी से उतरते चढ़ते वक्त अपने स्टीयरिंग को सैनिटाइज करें, स्कूटर मोटरसाइकिल को सैनिटाइज करें, दिन में कम से कम अपने मोबाइल को 2-3 बार सैनिटाइज करें, अपने आंगन में अपनी छत पर खुली हवा में प्राणायाम करें, एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग्स करें, जो करना है आप करें। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ना हम कोई मेडिकल संस्था हैं, ना हम कोई सरकारी तंत्र हैं, फिर भी हम वो डाटा जब पोस्ट कर रहे हैं उससे होगा क्या? मान लीजिए आपको ये पता लग गया कि 2,70,000 की बजाय अब 3 लाख पेशेंट जो है पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी चपेट में आ चुके हैं। क्या करेंगे आप? इससे क्या करेंगे आप? आपके लिए जो एडवाइजरी इशू की गई हैं आप उन्हें पूर्णतः पालन करें। ये डाटा उन इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है जिन इंस्टीट्यूशंस को रोड मैप बनाना है कि इसे कॉम्बैट कैसे किया जाए। एक डर फैल रहा है, एक भय फैल रहा है, भय की आवश्यकता कहां पर है? सचेत रहने की आवश्यकता है, निर्भय रहने की आवश्यकता है। यहां पर आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। बच्चों को देखिए, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके हंसते खेलते चेहरों को लेकर के अब खुश रहें। फूलों को देखिए, बागों में बहार है। जो लोग इससे पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें हमारी उनसे पूरी संवेदनशीलता है। हम मानते हैं कि नुकसान है। मैंने पहले ही कहा, मानव जाति पे एक बहुत बड़ा संकट है, लेकिन मृत्यु से तभी निपटा जा सकता है यदि जीवन है। आप जीवन को मृत्यु ना बना ले। हर तरफ एक कौतूहल सा मचा हुआ है, कोई किसी तरह की अफवाह फैला रहा है, कोई किसी तरह की। अपने रूटीन कामकाज में, अपनी पढ़ाई में लगिए, अपनी डेवलपमेंट में लगिए, अपनी ग्रोथ में ध्यान दीजिए। बीमारी से निपटने के लिए सरकारी तंत्र, डॉक्टर, हॉस्पिटल्स दिन रात काम कर रहे हैं। आप उनका सहयोग करें कि अफवाहें ना फैलाएं। अनड्यू डाटा, अनड्यू अखबारों की स्क्रीनशॉट्स, अनड्यू सरकारी तंत्र की चीज़ों को ना पोस्ट करें इधर उधर। सिंपली अपने लेवल पर एडवाइजरी फॉलो करें, अपने घर वालों को, अपने से मिलने जुलने वालों को गाइड करें कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। डाटा आपका कंसर्न नहीं है, डाटा तंत्र का कंसर्न है। वो देखेंगे क्या रोड मैप बनाना है, आप उनकी एडवाइजरी को फॉलो करिए। निर्भय रहें, घबराएं मत। जीवन में ही मृत्यु से लड़ने का सामर्थ्य है। बाहर देखिए, प्रकृति को ऑब्जर्व करिए, पक्षियों को देखिए, उसमें बहुत जीवन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं बजट के विषय में। देखिए, अब जब हमने बजट की सीरीज स्टार्ट की थी, हमने उसमें हर चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के बजट का एक यूनिक एस्पेक्ट था, इसका एक थीम था ईज ऑफ लिविंग। और उस ईज ऑफ लिविंग के विषय में यह कहा गया था कि इस ईज ऑफ लिविंग के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है एस्पिरेशनल इंडिया, जिसका मतलब था बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा कंपोनेंट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तीसरा कंपोनेंट था केयरिंग सोसाइटी, जिसका मतलब केयरिंग सोसाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ ह्यूमन एंड कंपैशनेट। सोसाइटी ह्यूमन भी होगी, कंपैशनेट भी होगी। लेकिन ये तीनों कंपोनेंट कैसे एक साथ आएंगे? हमेशा इन्हें तो लाया ही नहीं जा सकता था। इन्हें एक साथ लाने के लिए 2 गुरु मंत्र थे हमारे, 2 बेंचमार्क हैं हमारे। एक है करप्शन फ्री पॉलिसी ड्रिवन गुड गवर्नेंस, और दूसरा है क्लीन एंड साउंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले शुरुआती लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में सब कुछ अच्छा पढ़ा दिया था। ऐसे में अब हमारे सामने ये जो 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी पे अभी जिक्र करना है आगे आने वाले लेक्चरों में, तो इनको मैंने सिर्फ नाम तक ही सीमित किया है। लेकिन हमने एस्पिरेशनल इंडिया में देखा था फर्दर 3 डिपार्टमेंट्स बनाए इन्होंने। पहला एग्रीकल्चर, पहला सेगमेंट में एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हम डिटेल में बहुत खूबसूरती से इसका एनालिसिस दे चुके हैं। दूसरा वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन। तीसरा एजुकेशन एंड स्किल्स। इसमें वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन को अभी हम टारगेट करने जा रहे हैं। अगर कंटेंट टारगेट होता गया तो हम एजुकेशन एंड स्किल्स में इसमें डाल देंगे, अदरवाइज नया लेक्चर बना देंगे।
वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको आप लेमैन भाषा में कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर, सैनिटेशन सेक्टर। सैनिटेशन किससे जुड़ा हुआ है? हेल्थ के साथ। स्वच्छता किससे जुड़ी हुई है? हेल्थ के साथ। वाटर किससे जुड़ा हुआ है? जीवन की गुणवत्ता के साथ, सेहत के साथ, बीमारियों को रोकने थामने, और बीमारियां होती भी इसी से हैं। तो इसके तहत आप स्वच्छ भारत अभियान के विषय के बारे में पढ़ेंगे, जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं आप आयुष्मान भारत के तौर पर भी। इसके तहत आप प्रधानमंत्री जन भारतीय और प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना, ये भी आप इसी के तहत पढ़ेंगे। इसके तहत ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में अब समझा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस बार के बजट के तहत क्या क्या हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार के बजट में भारत सरकार ने जो टोटल बजट का आउटले रखा है हेल्थ सेक्टर के लिए, वो 69,000 करोड़ रखा है। 69,000 करोड़, जो जैसे कि लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, उस एक्सपेक्टेशन पर तो बजट फिगर नहीं करी उतरती, क्योंकि खुद सरकारों का पिछले कई सालों से टारगेट है कि जो टोटल हमारी जीडीपी है, उस जीडीपी का कम से कम 2.5% हेल्थ सेक्टर में जाना चाहिए। लेकिन उस जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो 1.2% ही इस वक्त आप हेल्थ सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं। तो ये 69,000 करोड़ 1.2% के अराउंड ही काउंट होता है। और हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक कम से कम इसे 2.5% तक लेकर के जाएंगे कि इतना पैसा हम हेल्थ सेक्टर में लगा रहे हैं। तो उस कंसेप्ट पे तो खरा नहीं उतरता, लेकिन फिर भी पिछली बार से ये एक बढ़ोतरी पाई गई है। पिछली बार के बजट में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 जो 2019 से 20 तक चला, इस बार का बजट फाइनेंशियल ईयर 2021 है, जो 2020 से 2021 तक चलेगा। इस बार के बजट में 69,000 करोड़ जो रखा गया है, ये पिछली बार के 63,000 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब 6,000 करोड़ ज़्यादा रखा गया है पिछली बार से। तो 11% की बढ़ोतरी है पिछली बार के कंपैरेटिवली। इस बार 11% का ग्रोथ आपने देखा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस 69,000 करोड़ में से ही 6,400 करोड़ दिया जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, जिसके तहत वो आयुष्मान भारत स्कीम जिसे आप मानते हैं। इसके ऊपर हमारा डिटेल में लेक्चर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर अगर हमारा लेक्चर आपको देखना है तो आप कंटेम्प्रेरी इशू में जाइए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर आपको हमारा डिटेल में लेक्चर मिलेगा। 1.5 2 2.5 घंटे का लेक्चर है पूरा। तो इसके तहत 69,000 करोड़ से ही 6,400 करोड़ जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अब ये जो 69,000 करोड़ है, इसको कैसे विभाजित किया गया है आगे, इसे कैसे डिवाइड किया गया है आगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को आपने 65,011.8 करोड़ रुपया दिया है। लगभग 65,000 करोड़ रुपया इस बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया, जो पिछली बार से ज़्यादा है। पिछली बार ये 62,659.12 करोड़ था, तो उससे ज़्यादा एलोकेशन इस बार हुआ है। इसके अलावा आपने द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष आपको पता ही है, नए मंत्रालय बना था, उसके तहत जो हमारी अपनी भारतीय पद्धतियां हैं उन्हें इस्तेमाल करने की, और जो हमारी कल्चरल मेडिसिनल प्रोसीजर्स हैं उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी कि उसे भी आप इंग्लिश मेडिसिन एरोपैथिक प्रोसीजर के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। इसके तहत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इसके तहत तो आयुष मंत्रालय भी बनाया गया। आयुष मंत्रालय के तहत 2122.8 करोड़ रुपया आपने दिया है। आई बात समझ में? लगभग 2100 करोड़ रुपए आपने आयुष को भी दे दिया। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को, तो रिसर्च के सेगमेंट में आपने 2100 करोड़ रुपए एलोकेट किया, जो कि पिछली बार से लगभग 10% ज़्यादा है। तो हेल्थ रिसर्च के मामले में भी आपने पिछली बार से ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी, और इन और बजट में भी आपने 11% बढ़ोतरी कर दी। इससे पता लगता है कि सरकार सेहत को लेकर के संजीदा तो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्यों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह से हमने 69,000 करोड़ इन सेगमेंट्स में बांट दिया। 65,000 एक सेगमेंट में चला गया, 2122 करोड़ एक सेगमेंट में चला गया, और 2100 करोड़ एक दूसरे सेगमेंट में चला गया, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली, आयुष और हेल्थ रिसर्च की तरफ चला गया। अब अगर बजट की पूरी रूपरेखा देखें सेहत को लेकर के, तो पूरी रूपरेखा में मैं केवल सेहत को, इस समय जब हमने ये लिखा था वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, इसके अंदर भी मैं अभी वेलनेस को टारगेट कर रहा हूँ। वाटर एंड सैनिटेशन अभी टारगेट नहीं हो रहा, अभी होगा। अकेले वेलनेस को ही अगर हम देखें तो वेलनेस को ही मैं सेहत मान करके यहाँ पर चल रहा हूँ। इस सेहत के हिसाब से कुछ बुनियादी चीज़ों पर ध्यान रखा गया। इस बार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हुआ, टेक्नोलॉजी पे फोकस हुआ कि मेडिकल सर्विसेज के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा बड़े पैमाने पर। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा किया गया, मेडिसिन एंड वैक्सीन पे काफ़ी फोकस किया गया, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे फोकस किया गया। तो ये वो मुख्य 5 पिलर हैं जिन पर आधारित पूरा का पूरा वेलनेस का ढांचा खड़ा किया इस बार भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट के तहत।
पहला मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टेक्नोलॉजी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने यदि क्वेश्चन आ जाए जनरल स्टडीज़ के अंदर ही कि भाई इस बार सेहत को लेकर के बजट में क्या प्रावधान थे, अगर आपके पास ये 5 स्तंभ खड़े रहेंगे तो फिर इनके तहत आप सब कुछ अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में काम हो रहा है, किन क्षेत्रों में हमें जाना है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब इनके तहत किस किस तरह से काम हुआ है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ हुआ कैसे। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही अगर मैं बात कर दूं, मेडिकल ढांचा, उसके तहत किस किस लेवल की डेवलपमेंट इस बार हमें देखने को मिली है। सबसे पहले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम उठाते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत सरकार ने मोदी केयर स्कीम, जिसको कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में बहुत सारे हो हल्ले भी मचे थे कि मध्य प्रदेश में आप चुनाव हारे हैं, इसके बाद आपने अचानक से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मोदी केयर पॉलिसी चला दी है। ये कुछ ऐसा माना गया था कि भारत के लगभग 10 करोड़ गरीब और वल्नरेबल परिवार जो हैं उनको 5 लाख तक की प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार मुफ्त चिकित्सा दी जाएगी। यानी कि किस तरह का केयर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के भारत के लगभग 10 करोड़ गरीब परिवार आपने लिए, जिनमें आप ये मान के चल रहे थे कि लगभग 5 सदस्य होंगे, मतलब लगभग भारत की 50 करोड़ जनसंख्या आपने पकड़ ली। और भारत की कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़। तो लगभग आपने कोशिश करी भारत भर की 40% जनसंख्या को टारगेट करने की। आपने ये कहा कि भाई इन जनसंख्या को परिवार के जो यूनिट, बेनिफिशियरी यूनिट है वो फैमिली को बनाया, जिसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने होंगे इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसमें फैमिली मेंबर की एज की कोई पाबंदी नहीं है, कितने भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं और किसी भी एज के हो सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके तहत आपने ये योजना चलाने का कार्य किया। इसके तहत आप उन्हें 5 लाख तक का इलाज देते हैं। ये सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ट्रीटमेंट है, मतलब प्राइमरी लेवल ट्रीटमेंट नहीं है। प्राइमरी लेवल ट्रीटमेंट वो होता है जिसमें आप रूटीन बीमार हुए हैं और आपने डॉक्टर के पास गए, 1-2 दिन की उन्होंने आपको दवाई दे दी, सर्दी खांसी जुकाम नज़ला कुछ भी हो गया, पेट खराब है, आपको उन्होंने दवाई दी, आपने दवा ली, दवाई का खर्चा पे किया, या आपने कोई टेस्ट वगैरह करा लिया नॉर्मल और उसका खर्चा आपने पे, वो इसमें कवर नहीं है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जिस बीमारी के तहत आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं और एक बार अब जब आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो उसी बीमारी से रिलेटेड, उस बीमारी से पहले जो दवाई चल रही है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, एक लिमिट तक वो अलाउड है। और उसी बीमारी के तहत आप डिस्चार्ज होकर के आए हैं तो एक लिमिट तक उसका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दवाई भी तो चलेगी ना। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उस बीमारी से जुड़ा हुआ इसमें कवर होता है। ये मैं आपको बात बता दूं, बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज होती हैं वो कवर्ड नहीं होती, इसमें कवर्ड है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज कवर्ड हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड हैं, एम्बुलेंसेस के चार्जेस इसमें कवर्ड होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें सारे कवर हैं, मेडिसिन, सर्जिकल्स, एवरीथिंग। और ये एक परिवार पर लागू होती है, 5 लाख तक की सेवा इसमें मिलेगी और कितने भी सदस्य और किसी भी एज के आप हो सकते हैं। ये चलाया गया। इसका मेन उद्देश्य यही रहा था कि बड़े पैमाने पर भारतीय जो लोग हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो गरीब वर्ग है, उसकी कमाई, उसकी आमदनी बहुत कम है। आमदनी का मतलब यहाँ पर यह है कि ये माना गया है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई गरीब परिवार बीमार पड़ जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 68% तक ही 68% तक का खर्चा वो अपनी जेब से कर पाता है बीमारियों के लिए। 25% तक ऐसा माना गया है कि वो अपने कर्जे उठा करके खर्चे करते हैं। ऐसा मतलब ये कि आप जब भी बीमार पड़ते हैं आपको कर्जा उठाने की बहुतायात मामलों में ज़रूरत पड़ जाती है। इसके तहत वो कर्जे के अधीन आ जाते हैं, उतने दिन तक वो काम में भी नहीं जा पाते। ऊपर से आपके देश में जो वेज सिस्टम है वो प्रॉपरली लागू नहीं है, उनकी अर्निंग भी बहुत कम है, तो वो ऑलवेज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे खड़े हैं। ऐसे में ये माना गया कि भाई उनकी जेब से अगर हम उनकी आमदनी को उस स्तर पर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो एक आधार ये हो सकता है कि हम उन्हें सशक्त कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि आप उनकी जेब से होने वाले खर्चों को कम करिए। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें कम करिए। जैसे सपोज करिए कि मेरी जेब में 400 रुपया है, मैंने मेहनत करके 400 रुपये कमाया, अब इसमें से मेरा अगर 150 रुपया दवा पे खर्च हो रहा है, अब सरकार कोई भी प्रयास करके मान लीजिए कि फिलहाल मेरी कमाई नहीं बढ़ा पा रही, मतलब 400 रुपये की बजाय उसे वो 500, 550 या 600 नहीं कर पा रही है, तो 550 अगर वो मेरी कमाई नहीं कर पा रही है तो वो दूसरी तरह से भी मदद कर सकती है कि मेरे 400 में से जो 150 रुपया मेरा दवा दारू पे खर्चा आ रहा है, इलाज पे खर्चा आ रहा है, वो उसे घटा दे, वो उसकी जिम्मेदारी उठा ले। तो भी एक तरह से उसने मेरी आमदनी 550 कर दी, क्योंकि मैं 400 रुपये में था, मेरा 150 रुपया निकलना था, मेरे पास बचने थे 250 रुपये। सरकार मेरी आमदनी करना चाहती थी 550, और मान लीजिए कि 550 सरकार मेरी आमदनी कर भी देती, उसमें से मैं 150 रुपया मेडिसिन का या इलाज का खर्चा देता तो भी मेरी जेब में 400 बचता।
अब मेरी आमदनी ही 400 है, इसमें से मैं 150 रुपया दवा दारू पे खर्चने वाला था, इलाज पे खर्चने वाला था, सरकार ने वो मेरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अपने लेवल पे बियर कर लिया, तो भी मेरी जेब में एट द एंड कितने बचे 400। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तरीका है कि आप या तो आमदनी बढ़ा दीजिए, उनके जेब में पैसा डालिए, या किसी भी तरह से रोजगार दीजिए या वेजेस बढ़ाइए, कुछ भी करिए। दूसरा तरीका ये आप उनकी जेब से होने वाले खर्चों को कम कर दीजिए। तो सरकार का मेन एजेंडा यही था कि भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनके कम किए जाएं, ताकि ये सशक्त हों, इनके हाथ में पैसा बचे, अपनी रोजगार और शिक्षा के तहत ये खर्चा कर पाएं, अपनी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएं, दूसरी सुख सुविधाएं अपने लिए मुहैया करा सकें। और दूसरा ये था कि इसके तहत नेचुरल सी बात है कि जब 150 रुपया उनकी जेब में बच रहा है, तो वो 150 रुपया यकीनन किसी शिक्षा के मामले में या किसी और जीवन यापन की चीज़ों में खर्चा करेंगे, इससे डिमांड भी रेज होगी। तो एक रूरल और अर्बन लेवल पर जो पॉवर्टी और वल्नरेबल सेक्शन है, डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसमें डिमांड रेज करने का भी अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा तरीका था। इसके और क्या क्या आयाम है वो अभी हम समझेंगे। पहले हम समझ लें कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक बहुत सारे काम हुए हैं, और उन कामों के बारे में यह कहा गया है कि 20,000 हॉस्पिटल पूरे भारत भर में एम्पैनल्ड कर दिए गए हैं। 20,000 हॉस्पिटल पूरे भारत भर में एम्पैनल्ड कर दिए गए हैं। इसके तहत अब ये एम्पैनलमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज ले सकते हैं। वो हॉस्पिटल एम्पैनल होना चाहिए, मतलब कि वो हॉस्पिटल उस लिस्ट में होना चाहिए जिस लिस्ट के तहत ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम चल रही है। अगर वो हॉस्पिटल उसके लिस्ट में आता है तो आप वहाँ जाकर के इलाज ले सकते हैं। आपके उस इलाज का सारा खर्चा भारत सरकार रीइम्बर्स कर देगी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ ये बता दूं कि ये जो रीइम्बर्समेंट वाला ये जो सारा प्रोसीजर है, इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों से भी अभी हम निपटेंगे, बात करेंगे उसके विषय में भी कि वो कैसे कैसे काम करती है। इतनी बात समझ में आ गई? 20,000 ऑलरेडी हमारे पास एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आ चुके हैं। इसके रिलेटेड कोई और आंकड़े और डाटा भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंजेस हमारे सामने क्या हैं। तो सरकार ने इस बार ये कहा है कि हमें नए और हॉस्पिटल्स बनाने हैं। तो नए और हॉस्पिटल्स जो बनाएंगे, कहाँ पर बनाएंगे? टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में हमें वो बनाने हैं। समझ आई? हमें टायर हमारे पास, मैंने आपको अर्बन ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत बात पढ़ा है, टायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारे पास अलग अलग नंबर के शहर हैं। ऐसे में सरकार कह रही है कि हमें टायर 2, टायर 3 सिटीज़ तक भी अब पहुंचना है। और उसके तहत अब सरकार ये बता रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर के आएंगे। प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर के आने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में नए हॉस्पिटल्स खड़े होंगे। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग विंडो प्रपोज्ड फॉर सेटिंग अप हॉस्पिटल्स इन द पीपीपी मोड फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। ये कैसे होगा कि मान लीजिए कि कोई एक हॉस्पिटल आप किसी प्राइवेट प्लेयर ने बना लिया, या कोई एक एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी है उसे उसने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि साहब मेरा खर्चा भी नहीं निकलता है हॉस्पिटल लगाने का, चलाने का, तो मैं ऐसे नहीं रन कर सकता हूँ। ऐसे में सरकार उसे ये कह सकती है कि जब तक आपका ये इकोनॉमिक मॉडल वायबल नहीं हो जाता, जब तक ये अर्थव्यवस्था के मुताबिक कार्य करना नहीं शुरू कर सकता, तब तक आपकी जो वायबिलिटी का जो गैप आ रहा है अर्निंग का, वो हम फंड कर देंगे। तो इसे कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत सरकार से सवाल पूछा गया कि भाई आप पैसा कहाँ से लाए, तो उसका जवाब निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि जितनी भी इंटरनेशनली जो टेक्निकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल इक्विपमेंट, टेक मेड इक्विपमेंट इन्हें कहते हैं, ये जो इंपोर्ट होते हैं इस पर हम टैक्स लगाएंगे। जैसे 5% सेस का प्रावधान यहाँ पर है, और वो जो टैक्सेस हम इन इक्विपमेंट्स पे, इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर जो हम लगाएंगे, उससे जो पैसा हमें डिराइव होगा, वही पैसा हम पीपीपी मोड के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए दे देंगे, और इसके तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से जब वो हॉस्पिटल चलना लग जाएगा, मुनाफे में आने लग जाएगा, तो वायबिलिटी गैप की तो उसे आएगी ही नहीं, तो फिर फंडिंग की भी जरूरत नहीं होगी। तो फिर सरकार वहाँ से हाथ निकाल लेगी, हम दूसरे टायर की तरफ मूव करेंगे, दूसरे एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे। इसमें सरकार ने यह कहा है कि जो नए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उसमें सरकार ने, आपको पता है, पूरे भारत भर में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फाइंड आउट किए जहाँ पर सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स काफ़ी कम है, उन्हें एस्पिरेशनल इंडिया बोला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोला गया। मैंने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बताया है। ऐसे में बताया गया 114 इस तरह के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे। उन 114 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से जिनके अंदर अभी तक कोई भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं पाए जा रहे हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो सबसे पहले ये जो हम एक्सटेंड करेंगे नए हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल्स हमारी कोशिश होगी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लेकर के आए, जहां पर अभी तक आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं है। तो जो पहला फेज रहेगा, फर्स्ट चरण में, ये बढ़े हुए हॉस्पिटल्स का लाभ उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा
जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी तक आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं अवेलेबल हैं, ताकि सबसे ज़्यादा पिछड़े, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद और डिप्राइव्ड सेक्शन को इसकी सुविधा सबसे पहले और जल्दी मिल सके। तो ऐसे में सरकार ये कहती है कि हमने केयरिंग सोसाइटी का काम किया, यानी कि हम ह्यूमेन एंड कंपैशनेट कदम उठा रहे हैं। हम गैर लाजमी तरीके से नहीं, जो हम डिलीवर भी कर रहे हैं और जो रीजनेबल डिलीवरी है, जैसे जिसको सबसे पहले और सबसे अधिक मिलना चाहिए, हम उसको डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें आती हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग विंडो क्रिएट की जाएगी, जिसके तहत नए हॉस्पिटल सेटअप किए जाएंगे पीपीपी मोड के तहत, टायर 2 टायर 3 सिटी के तहत। और ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि जो आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल अभी तक जिस भी किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फेज में इन्हें नए एक्सटेंडेड हॉस्पिटल्स को लाने का प्रयास वहाँ पर किया जाएगा। आई बात समझ में? अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार के सामने कई चैलेंजेस और कई सवाल थे। क्या चैलेंज और क्या सवाल थे? सबसे पहले जब आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर के आते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट तो कवर हो जाता है, मतलब कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस लेने की यही प्रॉब्लम है। आप देखिए पूरे साल भर में या 5-5, 10-10 साल तक हॉस्पिटलाइजेशन की कई बार नहीं भी ज़रूरत पड़ती, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डालते रहते हैं। उसकी वजह से आप ये मानते हैं कि भाई आज की डेट में टेस्ट का खर्चा बहुत है, 1000 1500 रुपया, 2000 3000 4000 तो टेस्ट में चला जाता है। एक सीटी स्कैन या कुछ और कराना पड़ जाए तो टेस्ट में पैसा काफ़ी चला जाता है। दूसरा, अब आप नॉर्मल मेडिसिन भी खरीदें, 200 रुपये 300 400 रुपये डॉक्टर की फीस है, उसके बाद पर्ची लिख देते हैं, फिर उसके बाद वो दवाई लेते हैं। तो ये जो सारे विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिसिनल खर्चे हैं, ये आपको बहुत बड़ा टोल डालते हैं। इसके लिए अब सरकार से ये सवाल किया गया था कि भाई आपने ये तो खड़ा कर दिया कि भाई आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ला दी, लेकिन उसके लिए तो उन्हें हॉस्पिटल होना पड़ेगा। पर वो रोज़ दिहाड़ी डायरिया से बीमार हैं, कोई और परेशानी है, बच्चा बीमार पड़ गया, लूज मोशन लगे हुए हैं, जुकाम चल रहा है, ऐसे में जो उनके टेस्टिंग के ऊपर और उनके ये जो दवा के ऊपर खर्चे आ जाते हैं, इनका कौन करेगा? इसका क्या इलाज होगा? मान लीजिए वो किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम में काम कर रहा है, फट्टा लग गया, कील चुभ गया, कुछ भी हो गया, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करानी है, थोड़ा बहुत सर्जिकल एस्पेक्ट कम करना है, वो कौन करेगा? हॉस्पिटलाइजेशन तो हुआ नहीं, और कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, तब जाकर के आप उसके तहत कवर होते हैं किसी इंश्योरेंस स्कीम के तहत। ऐसे में कई प्रावधान लाने के प्रयास किए गए, जिनमें सबसे सफल प्रावधान, और अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने इसकी सालगिरह भी मनाई थी अभी पीछे, और उसके तहत लाइव सेशन हुआ था, और औषधि केंद्र के कर्मचारियों के साथ और जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रही हैं, उनके साथ बात भी की थी। तो उसके लिए अब सरकार क्या लेकर के आई है? जन औषधि केंद्र लेकर के आई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जन औषधि केंद्र कोई नई स्कीम नहीं है। जन औषधि केंद्र स्कीम 2018 में ही शुरू कर दी गई थी। जन औषधि केंद्र स्कीम उस समय से जन औषधि स्कीम के तौर पर जाना जाता था। 2008 में इसे क्यों शुरू किया गया था और किस तरह से शुरू किया गया था, ध्यान से समझिए। उस समय में होता ये था कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत ये कोशिश की जा रही थी कि जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट किया जाए। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब ये है कि भाई साल्ट और उसकी कॉम्पोजिशन, जो आप दवा खाते हैं, अब दवा किसी भी कंपनी की है, मान लीजिए कोई कंपनी का नाम लिखा है, उसके ऊपर सिप्ला लिखा है, उसके ऊपर रेनबैक्सी लिखा है, उसके ऊपर कोई भी नाम लिखा है, जाइडस वेलनेस, जाइडस वेलकेयर, कुछ भी नाम लिखा है, लेकिन उसमें है पैरासीटामोल। अब ये जो पैरासीटामोल है ये उसका सॉल्ट है, और आप जो ठीक होते हैं वो सॉल्ट से होते हैं। लेकिन कंपनियों के अपनी तरह कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं, कई तरह के प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत वो दवा बनाती हैं, उन्हें वो पेटेंट करा देती हैं, और वो पेटेंटिंग की वजह से वो अपने ब्रांड के तहत उस दवा को बेच रही हैं, और आप उस प्रक्रिया को कॉपी नहीं कर सकते, तो दवाएँ बिकती हैं। लेकिन अब वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई, हालांकि आज हम जेनरिक मेडिसिन के प्रॉज एंड कॉन्स पे लेक्चर नहीं दे रहे, वर्ल्ड लेवल पर कई डिस्कशंस हुई, कई रिसर्चेज हुई, उसमें ये कहा गया कि भाई दवा की कीमत से दवा की गुणवत्ता तय नहीं होती है। ये तो पहली बात है। हाई क्वालिटी मेडिसिन हाई रेट से तय नहीं होती, ऐसा नहीं है, वो उसके अपने असर से तय होती है। साल्ट और कॉम्पोजिशन होनी जरूरी है। ऐसे में सॉल्ट और कॉम्पोजिशन के तहत बिना किसी ब्रांड के इक्वल क्वालिटी की, इक्वल असर वाली दवा अगर आप बेच रहे हैं, उसे जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। आई बात समझ में? उस पर कोई ब्रांड नहीं होगा, लेकिन होगी वो पैरासीटामोल, लेकिन ब्रांड कोई नहीं रहेगा, असर वो वही करेगी जो दूसरी दवा कर रही है, ऐसा दावा होता है। इसके तहत जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के 2008 में प्रावधान चलाया गया कि सस्ती कीमतों पर, क्योंकि 50 से 90% तक इन दवाओं की कीमत कम रहती है, सस्ती कीमतों पर लोगों को दवा बांटी जाए। और उसके तहत जो प्राइमरी मेडिकल सिस्टम अभी निगेट हो रहा है, सेकेंडरी टर्शरी तो चलिए कवर कर लिया जाएगा, इसको टारगेट हमें करना जरूरी है। सिस्टम आगे बढ़ा, 2015 में इसे रिवैम्प किया गया, और 2015 के तहत इसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जाना गया। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जन औषधि भारतीय योजना के तहत जाना गया। फिर इसका नाम फिर से बदला दोबारा, इसे दोबारा मोमेंटम देने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि भारतीय परियोजना के तहत इसे दोबारा से अब जाना गया है। और उसके तहत आज की डेट में ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश ये है कि आने वाले समय में 1.5 लाख जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 1.5 लाख जन औषधि केंद्र। इसके लिए अभी अभी ताज़ा औषधि सुगम, जन औषधि सुगम ऐप लॉन्च हुआ है, जिसके ऐप को डाउनलोड करिए, आप उसमें सर्च करिए, आपके नियर बाय लोकेशन आ जाएगी कि कौन सा जन औषधि केंद्र आपके जालंधर में है। आपको अगर वो लोकेट करना है, आप ऐप डाउनलोड करिए, सुगम ऐप डाउनलोड करिए, जन औषधि सुगम, उसमें जाइए। जाने के बाद आपको नियर बाय लोकेटर आ जाएगा कि ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर जाकर के दवा ले लीजिए। अब इसके तहत हो क्या रहा है, आज भारत भर में ऐसा माना जाता है कि लगभग 5050 जन औषधि केंद्र खोल दिए गए हैं। इसको खोलने के कई फायदे बताए जाते हैं। सबसे पहला फायदा यही बताया जाता है कि भाई 40 से 60% खर्चा आप कम करा देंगे। अभी प्रधानमंत्री जी बता भी रहे थे, अभी जब हो रहा था, सालगिरह मनाई जा रही थी, वो बता रहे थे कि जो 3 से 3,500 रुपये की कैंसर की गोली मिलती है, वो यहाँ पर जन औषधि केंद्र में हम 800 रुपये में उपलब्ध करा देते हैं। तो 3 से 4,000 रुपये की कीमत की एक चीज़ अगर 800 रुपये में मिल रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके तहत आप वो प्राइमरी मेडिकल जो छूट रही थी, उसको भी आप कवर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा माना जा रहा है। सरकार ने इस बार के बजट में प्रावधान रखा है कि इसे 2024 तक पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब 2024 तक भारत का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां पर जन औषधि केंद्र नहीं होगा। और इसके तहत लगभग 2000 दवाएं और 300 सर्जिकल ऑपरेशंस इसमें कवर्ड होंगे। 2000 दवाइयां और 300 सर्जिकल्स इसके तहत कवर होंगे। 2024 तक का लक्ष्य है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसके कई लाभ बताए गए। सीधा वही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम होंगे। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिकल केयर की रीच में कवर हो जाएंगे। और तीसरा, सबसे बड़ी बात कि उनकी जो आमदनियाँ खर्च हो जाती थी वो बच जाएंगी। अगला, जेनरिक मेडिसिन को लेकर के लोगों में एक अवेयरनेस फैलेगी, एक कल्चर नया डेवलप होगा। इसके तहत जो ह्यूमन और कंपैशनेट सोसाइटी है उसका विकास होगा। प्राइवेट कंपनियां या फिर पेटेंटिंग सिस्टम के तहत जो बहुत भारी कीमत लागू की जाती है वो नहीं होगी आने वाले समय में। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपाधापी बढ़ रही है जीवन की, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट कंटेमिनेट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में बीमारियां लाजमी हैं। उस माहौल में जेनरिक मेडिसिन अगर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर गई तो बहुत बड़े वर्ग तक, जिस तक अब तक चिकित्सा नहीं पहुंची, उस तक वो चिकित्सा पहुंच जाएगी। ये बड़ी चीज़ है। तो ये एक माहौल बनाने का भी काम है कि बहुत बड़ा सेगमेंट एक मेडिकल एम्बिट से बाहर है, वो मेडिकल एम्बिट के अंदर आ जाएगा। कर्जे लोगों पर कम होने शुरू हो जाएंगे, वो अपनी जीवन को बेहतर बना पाएंगे, दवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, इसे रोजगार से जोड़ करके देखा गया है कि कोई भी डॉक्टर है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई एनजीओ है, कोई सिविल एक्टिविस्ट है, वो आए, वो इसे इनिशिएटिव लें, वो खोलें, आप खोलें जन औषधि केंद्र खोलिए। 2.5 लाख रुपए तक सरकार मदद कर रही है। और इस तरह से ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। ये रोजगार के कदम भी उठाया गया है। फिर रेलवे ने एक इनिशिएटिव लिया। रेलवे ने बोला कि भाई हम रेलवे में जन औषधि केंद्र खोलने की आपको अनुमति देते हैं। इससे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, ज़्यादा लोग इसके एम्बिट में कवर हो जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र होगा, आप वहाँ से दवा ले पाएंगे। इस तरह से ये काम कर रहा है। इसको मैनेज करने वाली जो बॉडी है वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, BPPI, ब्यूरो ऑफ फार्मा BP, PSU ऑफ इंडिया PI। ये ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया जो है वो भारत की जितनी भी सेंट्रल सेक्टर अंडरटेकिंग्स या स्टेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके मेडिसिन कलेक्शन, मेडिसिन स्टोरेज, मेडिसिन सर्कुलेशन, इन सभी चीज़ों के लिए गाइडलाइन, रोड मैप और ग्राउंड फैसिलिटेट करके देती है। उसके तहत फिर दवाइयाँ कलेक्ट होती हैं, स्टोर होती हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये सब कुछ होता है। ये BPPI अपने आप में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर है और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स काम कर रहा है। इस तरह से ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि जन औषधि केंद्र को कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसकी रेगुलेटिंग बॉडी के तौर पर कौन काम कर रहा है? BPPI, यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। और ये सारे किस मंत्रालय के तहत आ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत आ रहे हैं। इस तरह से ये काम कर रहा है। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ के तौर पर जाना गया है। मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के आपके सामने कुछ डाटा साझा करना चाहता हूं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके तहत मैं आपको बता देता हूं। अब तक ऐसा माना गया है कि टोटल 7.5 मिलियन बेनिफिशियरीज इसमें कवर हुए हैं। 7.5 मिलियन, 75 लाख लोग आपने इसमें कवर कर दिए, जिसके तहत 4.5 मिलियन ने क्लेम कर लिया है अपना जो भी उसको क्लेम चाहिए। 4.5 मिलियन ने क्लेम ले लिया है। और इसके तहत हॉस्पिटल्स को लगभग 7500 करोड़ 7500 करोड़ रुपया रीइंबर्स कर दिया गया है। तो 7.5 मिलियन बेनिफिशरीज के तहत आ गए हैं।
4.5 मिलियन ने अपना क्लेम भी दायर कर दिया है, 7500 करोड़ रुपए रिलीज भी हो चुका है, दिया जा चुका है, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। 120 मिलियन कार्ड इशू कर दिए गए, जैसा कभी अमेरिका की दिशा में आपने ग्रीन कार्ड सुना होगा, 120 मिलियन कार्ड आपने इशू कर दिए हैं। लेकिन अब आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि हमें कुल 500 मिलियन बेनिफिशियरीज इसमें लाने हैं। 500 मिलियन बेनिफिशियरीज हमें इसमें कवर करने हैं, हमने किए हैं 7.5 मिलियन बेनिफिशियरीज। अगला हमारा टारगेट यह है कि पर डे के हिसाब से 1 मिलियन एडमिशन्स होनी चाहिए। 1 मिलियन एडमिशन इसके तहत होंगी ऐसा माना जाता है, अभी हो रही है 0.4 मिलियन एडमिशन्स के अराउंड हो रही है। तो ये हमारा एक चैलेंज है। चैलेंजेस हैं लेकिन अचीवमेंट भी सामने खड़ी है। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं भी व्यक्त कर दी जाती हैं। वो चिंताओं के तहत सबसे पहली चिंता ये आ जाती है कि मेजॉरली जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन बड़े हॉस्पिटल्स के द्वारा अक्सर ये दावा किया गया है, वो ये कहते हैं कि भाई रीइंबर्समेंट जो हमें आता है वो हमारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जिकल्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जिनकी कॉस्ट पूरी नहीं होती है। ऐसे में अगर सरकार उस रीइंबर्समेंट के ऊपर जो पैसा देती है सरकार उनको ट्रीटमेंट का, उस पर अगर ध्यान से विचार नहीं करेगी तो सरकार वो हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट से बाहर हो जाएंगे, वो इम्पैनलमेंट से बाहर चले जाएंगे। ऐसे में अगर वो बाहर चले जाते हैं तो सरकार के सामने चुनौती ये है कि सरकार क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दिला पाएगी। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मुझसे पूछें तो आयुष्मान योजना के तहत इस समय 50% हॉस्पिटल ऑलरेडी वो हॉस्पिटल हैं जो 50 से 100 बेडेड हॉस्पिटल है, 50 से 100 बेडेड हॉस्पिटल है। हमने इससे आगे जाना है। बड़े हॉस्पिटल को अगर रीइंबर्समेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो बाहर निकल जाएंगे, और एक्सपर्टीज ट्रीटमेंट की उनके पास होती है। ऐसे में हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हॉस्पिटल नेटवर्क अपना एक्सपेंड करना है, जिसमें हमने बड़े हॉस्पिटल लेकर के आना है। दूसरा, हमें क्वालिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, तो क्वालिटी पर फोकस करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है लीकेजेस की, यानी कि फ्रॉड्स की। 114 हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने एम्पैनलमेंट से बाहर भी कर दिए हैं, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़बरदस्त है ना, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल वाले क्लेम ले लेंगे फर्जी। अब इसके लिए ही नेक्स्ट स्टेप को इंड्यूस करना पड़ेगा अपन को, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? वो टेक्नोलॉजी के बिना ये रुक नहीं सकता। देखिए, टेक्नोलॉजी पर खास इस बार फोकस रखा गया सरकार के द्वारा। निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री के द्वारा साफ कहा गया कि टारगेटिंग डिजीज विद एन अप्रोप्रिएटली डिजाइंड प्रिवेंटिव रिजिम यूजिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बजट के दौरान हमने जितने भी नए नए वर्ड देखे थे उन पे मेरे इंडिविजुअल लेक्चर आएंगे और प्रीलिम्स का हिस्सा वही बनेंगे। जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे लेक्चर दूंगा, इसकी किस क्षेत्र में क्या एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन वहीं से आएंगे पक्का। इन्हीं पे बस हमें फोकस करना है, करंट अफेयर ऐसे ही हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि टारगेटिंग डिजीज विद एन अप्रोप्रिएटली डिजाइंड प्रिवेंटिव रिजिम विद मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सबसे पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सशक्त किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, ये अच्छी बात है, उसमें जन औषधि केंद्रों का भी जिक्र हो गया। और दूसरा बात प्रिवेंटिव रिजिम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी को इलाज देने की बात कर रहे हैं, पहला ही तरीका है किसी को भी बचाने का, प्रिवेंट करें, स्क्रीनिंग करें। प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग इज द बेस्ट स्टेप। किसी को दवा देनी, उसे हॉस्पिटलाइज होना, वो ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग हो जाए, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। उस स्टेजेस पे ही आप काम करें, वो सबसे बेहतर है। सरकार कहती है इसमें हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये करना पड़ेगा। क्यों? आने वाले समय में आप ये कह रहे हैं 10 करोड़ परिवार पूरे हमें कवर करने हैं, किसके अंदर? जन आरोग्य योजना के तहत। मतलब 50-60 करोड़ लोग आप उसमें कवर करने वाले हैं। हाई लेवल प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में फ्रॉड हो सकते हैं। हो सकता है बेनिफिशियरी को बेनिफिट ना मिल करके किसी और को दे दिया, बेनिफिट नहीं भी मिलना था, हॉस्पिटल ने पैसा ले लिया, बेनिफिशियरी ने कुछ फर्जीवाड़ा करके बेनिफिट ले लिया। किसी भी तरह से अगर आप देखें तो वो फ्रॉड्स बाउंड हैं, आ सकते हैं। इसके तहत आपको इसे टेक्निकल एजेस में एंटर कराना ही होगा, ताकि बेटर वे में सारा डाटा कलेक्शन हो सके। तो सरकार चाहती है कि जो भी डिजीजेज हैं उसका डिजीज डाटा तैयार हो, डिजीज डाटा तैयार हो प्रॉपर, देश के स्तर पर लोग हैं, लोगों का एक डाटा रखा जाए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाइना ने बहुत सारे कदम उठाए थे इस बारी वायरस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस को। उन्होंने एक डिजीज डाटा ही प्रिपेयर कर लिया, हर पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री का डाटा प्रिपेयर करके एक ऐप बना लिया, और ऐप में उन्होंने 3 डिफरेंट कलर यूज़ कर लिए, और उन कलर के बेसिस पर उन्होंने हर किसी को आइडेंटिफाई कर दिया कि रेड कलर अगर आपके ऐप में है तो फिर आप इन डिजीज़ प्रोन रहे हैं, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे।
येलो वाले सावधान, ग्रीन वाले ही जा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने बड़े पैमाने पर जनसंख्या को एक दूसरे से अलग करने का काम किया, क्योंकि उनके पास डाटा इन्वेंट्री थी। डाटा इन्वेंट्री आपके पास रहेगी, मेडिकल हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स आपके पास प्रॉपर रहेंगे, आप रिसर्च भी उसी दिशा में वैसे कर सकते हैं, आप लोगों को ट्रीट भी उसी तरह से कर सकते हैं। और फिर सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सबसे खूबसूरत बात थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब अगर आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत पहले कवर होते थे, मान लीजिए कोई राज्य सरकार है, किसी के तहत भी कवर हो रहे हैं, आप उसी राज्य के हैं तो उसी राज्य में इलाज ले सकते थे। लेकिन इसके तहत अब क्या है, आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर के इलाज ले सकते हैं, आप हैं किसी भी राज्य के, जा किसी भी राज्य में सकते हैं। तो राज्य भी एक दूसरे का समर्थन करने वाले। ये कैसे हो सकता है? जब तक डाटा ही कलेक्शन नहीं होगा, जब तक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया जाएगा, तो डाटा कलेक्शन, डिजीजेस को टारगेट करना, फ्रॉड से बचना, इन सारी चीज़ों के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस बार इसलिए कहा गया कि तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये कह रही है सरकार कि अब हमें नई दिशाओं में बढ़ना है। रोजगार की कमी को दूर करने के लिए नई चुनौतियों को समझना ही होगा कि अब जो पुराने रोजगार थे, जो पुराने क्षेत्र थे, धंधे थे, उद्योग थे, उनमें अब एक लेवल पे पोटेंशियल घटता जा रहा है। आपको नई उपलब्धियों को देखना होगा, नए क्षेत्रों में रोजगार, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात कर लें, मशीन लर्निंग की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस की बात कर लें, ये सारे क्षेत्रों में आपको आना पड़ेगा। इसके लिए सरकार कह रही है कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन होगा। तो इन क्षेत्रों में अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले लोग ही ना होंगे, वो लोग भी तो भर्ती किए जाएंगे ना, उन्हें कामकाज दिया जाएगा, नए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, इसके वाया एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप चलेगा। ये सरकार बता रही है। आई बात समझ में? अगला आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट। सरकार कहती है कि बड़े पैमाने पर मेडिकल, पैरामेडिकल, इन सारे स्टाफ की भारत में कमी है, टीचर्स की बहुत कमी है, पैरामेडिकल, नर्सेज और बाकी स्टाफ जो होते हैं इनकी बड़े पैमाने पर कमी है। डॉक्टर को एफिशिएंट बनाता है उसका स्टाफ, अगर डॉक्टर के साथ स्टाफ ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? ऐसे में हमें अगर हॉस्पिटल की वर्किंग को और एफिशिएंट बनाना है, डॉक्टर हमें भर्ती करना है वो सही बात है, लेकिन डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए अगर स्टाफ हमारे पास प्रॉपर आ जाए तो भी एक डॉक्टर पहले के मुकाबले कई ज़्यादा पोटेंशियल अपना रियलाइज कर सकता है। डॉक्टर का पोटेंशियल अनटैप्ड है, अंडर यूटिलाइजेशन है ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टाफ। उसके लिए सरकार ये कह रही है कि कई कदम हम उठाएंगे, और उन कदमों के तहत सबसे इंपॉर्टेंट कदम जो उठाया गया है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स को ये बोला गया है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मैंने आपको फाइनेंस कमीशन के अंदर ये बात पढ़ाई भी थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को आपने बोला है कि आप मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो जाइए, मेडिकल 100 बेड मेडिकल कॉलेज में आप कन्वर्ट हो जाइए, और उसका फायदा ये हो जाएगा कि वहां से स्टाफ प्रिपेयर होगा, आप कोर्सेज चलाएंगे और उन लोगों को एक वर्किंग फोर्स के तौर पर प्रिपेयर करके देंगे। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया फाइनेंस कमीशन में। दूसरा तरीका इसके तहत ये बताया गया है कि जो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हमारे देश का बहुत सारा ऐसा यूथ है, डॉक्टर्स हैं जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसे में ये माना गया है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं अगर उनके साथ कोलैबोरेशन कर ली जाए, उन हॉस्पिटल्स को ये कहा जाए कि आप अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज अलाउ कर सकते हैं, उसके तहत उनके लिए एक एक्रेडिटेशन बॉडी के तौर पर एक बॉडी फॉर्म की जाएगी जो उन्हें एक्रेडिट करेगी, और सिर्फ वही हॉस्पिटल उन गुणवत्ताओं को फॉलो करते हुए वो डिग्रीज एलोकेट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में सरकार कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करके डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड DNB, फेलोशिप ऑफ नेशनल बोर्ड FNB ये प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हम देने की कोशिश करेंगे DNB, FNB, इसके तहत ह्यूमन रिसोर्स सशक्त होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खास तरह का बिल भी लाया जाएगा, और उसके तहत आप नए तरह के स्टाफ भर्ती कर पाएंगे, या ऑलरेडी भर्ती हुए स्टाफ को आप वो स्टेटस दे पाएंगे। ये हमने फाइनेंस कमीशन में सारा जिक्र कर दिया है। आई बात समझ में? तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर को इंड्यूस करके उनको कहा जाएगा कि भाई आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज एलोकेट करिए। उसके बदले में मैंने आपको फाइनेंस कमीशन के लेक्चर में अच्छे से बताया था, उन्हें क्या दिया जाएगा, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जैसे टैक्स में उनको टैक्स में इंसेंटिव्स दे दिए जाएंगे कि उनको टैक्स से छूट मिलेगी, उसके तहत उनको भी कमाई हो जाएगी, हॉस्पिटल को भी, रेजिडेंट डॉक्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा जहां से वो कोर्स कर सकेंगे, और देश को क्वालिफाइड डॉक्टर्स उस क्षेत्र में मिल जाएंगे। इस तरह से हमें लाभ हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम किया है। मेडिसिन एंड वैक्सीन की दिशा में क्या काम किया है मैंने आपको बताया। सरकार ने यह कह रही है कि जन औषधि केंद्र के तहत हम 2000 दवाइयां, 300 सर्जिकल्स तो देंगे ही देंगे, हम इसके तहत जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष के तहत सरकार ये कह रही है कि लगभग 12 दवाइयां दी जाएंगी, जिसमें 5 नई वैक्सीन जुड़ी गई हैं। मतलब 12 तरह की बीमारियों के लिए आप वैक्सीनेशंस दे रहे हैं, जिसमें 5 नई वैक्सीन ऐड कर दी हैं, सरकार ये कह रही है। तो मिशन इंद्रधनुष आपको क्वेश्चन आ सकता है किससे जुड़ा है? वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन इंद्रधनुष के तहत जाइए, आपको हॉस्पिटल से पिम्स में भी चले जाइए, वैक्सीनेशन वहाँ से अवेलेबल हो जाता है। तो सरकार कह रही है कि उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के। जन आरोग्य योजना के तहत सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जन औषधि केंद्रों के तहत हम दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, जिसके तहत ऑलरेडी 5050 के अराउंड जन औषधि केंद्र लग चुके हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने वहाँ से लाभ ले लिया है। इस तरह के सरकार एवरी डे, मैं एक आंकड़ा उसका भी दे देता हूँ, एवरी डे 10 से 15 लाख लोग वहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं। एवरी डे 10 to 15 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से दवाइयाँ अवेल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के एंड पर। अगला आ जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सरकार का ये मानना है, सरकार कहती है कि हमने फिट इंडिया मूवमेंट चलाने का काम किया है। ये किससे लड़ने का काम है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। देखिए 1905 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, और उसी के तहत प्रधानमंत्री ने इस बार ये भी कहा था लाल किले से कि भाई हम फिट इंडिया मूवमेंट चलाएंगे। तो फिट इंडिया मूवमेंट आपको पता होगा 29 अगस्त से चलाया गया। किसको याद करते हुए? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए पूरे भारत भर में इसे कैंपेन बनाया गया। स्कूल कॉलेजेस, जैसे कभी इंटरनेशनल योगा डे बनाने के लिए योगा मिशन चलाया गया था, जैसे स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, इसी तरह से एक फिट इंडिया मिशन चलाया गया किरण रिजिजू के द्वारा। आपको पता है सलमान खान को, अक्षय कुमार